एक पुलिस वाली ने अपने घर पर एक नौकर रखा काम करवाने के लिए और उस नौकर से कहा कि घर का काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन घर के काम के अलावा तुझे एक अलग भी काम करना पड़ेगा। अब यह बात सुनने के बाद जो नौकर होता है उसकी जो भौहें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। और दोस्तों उसके बाद जो यह अलग काम होता है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कांड यहाँ पर हो जाता है। एक पुलिस वाली जो कि 38 साल की है, जिसका नाम है सरोज, और वह अकेली रहा करती है। उसके पति से उसका तलाक हो चुका है और फिलहाल वह अकेली है और उसके घर में एक नौकर है जिसको वह 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह दिया करती है। अब क्या होता है, एक दिन शाम का समय होता है और शाम के समय अपने नौकर से वह एक शराब की बोतल मंगवाती है और शराब आने के बाद वह दोनों मिल करके शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद जो वह महिला पुलिस होती है अपने बेडरूम में उस नौकर का कॉलर पकड़ती है और बेडरूम में घसीट ले जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर पटकथा लिखी गई थी पूरी रात भर, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। क्या समाज के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको ना शर्म है, ना हया है, ना किसी से कोई लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वासना का शिकार लोगों को बनाते हैं। क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी लेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक शहर के अंदर घटित होती है, जहां पर एक सरोज नाम की औरत है जिसकी उम्र तकरीबन 37-38 साल हो चुकी है और पुलिस विभाग में वह कार्यरत है, यानी कि पुलिस वाली है। और उस औरत का जो मतलब सिस्टम है ना वो बिल्कुल ख़राब है, रिश्वत लिया करती है और पता नहीं क्या क्या करती है। उसकी 2 शादियां हुई हैं और दोनों शादियों में उसकी पतियों से बनी नहीं है। दोनों ही पति उसके पास से जा चुके हैं, यानी कि दोनों ही शादियां असफल हो चुकी हैं और पतियों से तलाक हो गया है। क्योंकि उसका चाल चलन बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए उन पतियों ने उसको छोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, काफ़ी रिश्वत लेती है तो उसके पास पैसे भी काफ़ी थे, पैसे की तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। और अब वह तीसरी शादी का इंतज़ार करने लगती है कि किसी तरह से मेरी तीसरी शादी हो जाए और फिर मैं जीवन के फिर से आनंद लूँगी। लेकिन अब वह यह भूल चुकी थी कि अब वह बुढ़ी हो चुकी है, 38 साल की कोई जवान नहीं होती है। तीसरी शादी के लिए कोई लड़का उसे पसंद करता ही नहीं था और ना ही कोई उससे शादी करना चाहता था, बेशक वह पुलिस विभाग में काम करती थी। अब तो वह परेशान, तन्हा, अकेली और वह एक तरह से वासना की शिकार थी, क्योंकि वासना उसके सर चढ़कर बोला करती थी। वासना और रिश्वत और कैरेक्टरलेस, इन 3 चीज़ों की वजह से उसके दोनों पतियों ने उसको छोड़ा हुआ था। अब वह अपनी वासना पूरी कहाँ करे, क्या करे, कैसे करे, सोच विचार में बड़ी परेशान, बड़ी हैरान, जाए तो जाए कहाँ। अब वह जैसे ही ड्यूटी से आया करती थी तो रास्ते में एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय की चुस्कियाँ लिया करती थी। उस चाय की टपरी को एक नौजवान लड़का चलाया करता था जिसका नाम होता है विनय और उसकी उम्र थी 21 साल। अब वह उस चाय की टपरी पर बैठा करती थी, वहाँ से रोज़ चाय पिया करती। वह कुल्हड़ वाली चाय बनाया करता था। कुल्हड़ वाली चाय बहुत स्वाद लगती थी उस मैडम को। अब एक दिन की बात है, वह उस चाय की टपरी पर बैठी हुई चाय की चुस्कियाँ ले रही थी, लेकिन वह महसूस करती है कि जो चाय बनाने वाला लड़का है विनय, यह उदास है कई दिनों से और उस तरह से खुलकर नहीं हंस बोल रहा है। तो वह पूछ बैठती है कि विनय क्या बात हो गई, बहुत उदास लग रहे हो, कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हें। अब जो विनय होता है कहता है मैडम बस पूछो मत, मेरी उदासी का कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या बताऊँ आपको। वह कहती है बताओ तो सही। तो विनय बताता है कि मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली है और शादी में बहुत सारे रुपयों का इंतज़ाम तो मैंने कर लिया है, लेकिन अभी मुझे कुछ सामान खरीदने के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए की और ज़रूरत है और 2 लाख रुपए मैं लाऊं कहाँ से। और मैं ही अकेला एकमात्र लड़का हूँ अपने घर में, मैं और मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन। अब क्या करूं, कैसे करूं, बड़ी परेशानी में हूं। अब जो ये महिला होती है अंतर मन में इसकी प्रोसेसिंग चलने लगती है। जैसे हम कंप्यूटर पर कोई कमांड दे देते हैं ना और उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, ऐसे इस महिला के दिमाग में अब अंदर ही अंदर एक नई प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद ये कहती है कि पैसे की दिक्कत है तुम्हें। तो वह कहता है हाँ मैडम मुझे पैसे दिला दो या चाहे लोन पर ही दिला दो।
तो महिला कहती ठीक है, तुम कल आ जाना, बैंक में तुम्हें ले चलूंगी, लोन पे पैसे दिला दूंगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही दूसरे दिन ये लोग इकट्ठे होते हैं, बैंक में जाते हैं, तो बैंक वाले मना कर देते हैं, कहते हैं कि इस लड़के के नाम पर तो पहले ही 1 लाख रुपए का लोन चल रहा है, अब और ज़्यादा लोन हम इसको नहीं दे सकते। लड़का परेशान, हैरान, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब यहाँ पर जो महिला होती है, क्या हुआ, यह कहती है उससे। लड़का कहता है मैडम काम नहीं बना, अब कैसे करूँगा। महिला कहती है ऐसा करो, 2 लाख रुपए मैं दे दूंगी तुम्हें, लेकिन उसके बदले में तुम्हें काम करना होगा मेरा। वह कहता कौन सा काम है जी। महिला मैडम कहती है मेरा काम यही है कि मेरे घर का काम करना पड़ेगा तुम्हें, और घर के काम के साथ साथ तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। अब वह कहता है एक काम कौन सा है उसको भी बताएं। लेकिन मैडम इस बात को अब टाल जाती है, कहती है कि उस काम को मैं फिर कभी किसी दिन बताऊंगी, पहले तुम पैसे ले लो, अपनी बहन की शादी करो और मेरे घर नौकरी के लिए आ जाओ, 20,000 रुपये दूंगी तुम्हें। अब यह लड़का जो होता है पैसे ले लेता है, मैडम इसको पैसे दे देती है, वहीं की वहीं बैंक में से अपने अकाउंट से निकाल कर। लड़का खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है, अपनी माँ से कहता है माँ पैसे भी मिल गए और मुझे नौकरी भी अच्छी मिल गई 20,000 रुपये की, चाय की दुकान से इतने पैसे नहीं कमा पाता था, अब ठीक है। माँ कहती ठीक है बेटा। धूमधाम से शादी करता अपनी बहन की, और जब शादी हो जाती है मैडम के बंगले पर पहुंच जाता है, यानी कि सरकारी क्वार्टर जो भी था उसको मिला हुआ था। वहां जाने के बाद कहता है मैडम मैं आ गया हूं और अब मैं आपकी नौकरी करूंगा, आज से चाय की टपरी बंद बिल्कुल, और आप चाहें तो मैं सुबह शाम खोल सकता हूं, उस चाय की टपरी को कुछ पैसे कम जाएंगे। लेकिन मैडम कहती है अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ आ गए हो तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वह वहाँ पर काम धंधा करता है, घर का सारा काम करता, खाना भी बना दिया करता। मैडम को जो काम की है टेंशन वो थोड़ी कम हो जाती है। 15 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। 15 दिन गुजरने के बाद एक दिन का समय था, मैडम अपने घर में बैठी हुई थी और पता नहीं क्या सोच रही थी। उसके बाद वो अपने नौकर से कहती है कि विनय ठेके पर जाओ और एक शराब की बोतल लेकर आओ। विनय मैडम की तरफ देखता, मैडम शराब पीती हैं, क्योंकि अभी तक उसको पता नहीं था कुछ भी। अब वह शराब लेने के लिए ठेके पर चला जाता है और कोई बढ़िया वाली दारू लेकर आता, अंग्रेजी वगैरह की, मैडम के सामने रख देता है। मैडम पीने लगती है, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बोतल ख़त्म होती है ऐसे ऐसे नशा बढ़ता चला जाता है। उसके बाद वह उस नौकर को अपने पास बिठाती है, कहती है तुम भी लो ना 1-2 पैक। नौकर पहले तो मना करता है, लेकिन वह कहती है नहीं लोगे तो फिर देख लेना। तो उसके बाद नौकर को शराब पीनी पड़ती है, नौकर भी शराब पी लेता है। और उसके बाद जब दोनों का सुरूर बंध जाता है तो वह मैडम नौकर की कॉलर पकड़ती है, और कॉलर पकड़ने के बाद उसको बेडरूम की तरफ घसीटने लगती है। नौकर कहता है मैडम ये क्या कर रहे हो आप। वह कहता है बस सीधे सीधे चले आओ, जो भी करना हो वो तो अब अंदर मैं ही करूँगी। उसके बाद नौकर को घसीटती हुई वह अंदर ले जाती है। अंदर ले जाने के बाद वह अचानक से उस नौकर से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ शादी करोगे। नौकर यह देख करके ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कहता है मैडम आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ, आप 38 साल की हो, मैं 21 साल का हूँ, आप तो मेरी आंटी के बराबर हो। अब ये आंटी की वाली जो बात होती है सुन करके मैडम को ऐसे समझो जैसे किसी ततैये ने काट लिया हो। कहती है पागल हो गया तू, आज के ज़माने में कोई आंटी वगैरह कुछ नहीं होता, बस प्यार होता है। अब यह बेवकूफ़ी की सी बातें वहाँ पर चल रही थी। उसके बाद लड़का फिर से मना कर देता है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, चाहे बेशक आप सरकारी अफसर हो, मैं शादी अपनी बराबर की लड़की से करूँगा। इतने में जो मैडम होती है अपना बेड जो होती है ना, बेड के ऊपर से गद्दा हटा देती है और बेड का एक ढक्कन खोल देती है। जिस बेड पर लेटते हैं उसमें ढक्कन होते हैं ना, संदूक सी होती है। जैसे ही वह बेड का ढक्कन खोलती है तो बेड के अंदर बहुत सारे नोटों की गड्डियाँ पड़ी हुई थी, और उनमें से कुछ पैसे निकालती है, तकरीबन 20,000 रुपये, और रख देती है उस लड़के विनय के हाथों पर कि ये लो पैसे, और अगर तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ रहोगे तो पैसों की तो कमी तुझे कभी होने नहीं दूंगी, ज़िंदगी मज़े में कटेगी, और ये सारी टेंशन सारी सिरदर्दी जो तेरा लोन वगैरह उस सब को मैं अपने आप चुकता कर दूंगी, लोन को वहाँ से चुकता कर दूंगी, और जो मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं उनको भी मैं तुमसे नहीं लूँगी। अब तो यहाँ पर जो लड़का होता है वह उसकी वासना के चक्कर में फंस जाता है, और उसको लालच आ जाता है कि ये तो बात सही है, चलो देख लेते हैं, गोता लगा लेते हैं, डूबेंगे या बचेंगे वो तो आगे समय बताएगा। उसके बाद दोस्तों वह लड़का हामी भर लेता है, और फिर रात को ही वह शादी से पहले ही यहाँ पर सुहागरात मना लेते हैं उसी कमरे के अंदर। दोनों एक दूसरे के साथ सहमति से एक दूसरे की वासना को तृप्त कर लेते हैं। दूसरे दिन उठते ही वह लड़का
और वह मैडम मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। अब इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 1 महीने तक खूब यहाँ पर रंगल मंगल होता है और वो मैडम बारीकियों से इस लड़के को देख लेती है। लेकिन दोस्तों 1 महीना गुजरने के बाद अब मैडम का टेस्ट बदल जाता है। मैडम का मन अब उस लड़के से भर जाता है और अब वह उस लड़के को घास नहीं डालती है। शायद हो सकता है कहीं और कांड कर रही हो। अब तो यहाँ पर लड़के को बड़ा बुरा लगता है कि मैंने शादी की है और ये मुझसे दूर दूर रह रही है और ना ही अभी मुझे पैसे देती है किसी भी चीज़ के लिए। लड़के को बहुत बुरा लगने लगता है। वह सोचता है क्या करूँ, कैसे करूँ। वह अपनी दिल की बात सुनाने के लिए अपने एक दोस्त को बुला लेता है अपने घर पर। मैडम ड्यूटी पर गई हुई थी तो दोस्त से बातचीत करने लगता है। बताता है कि यार मैं तो फंस गया, इसके पैसों के चक्कर में फंस गया और अब ये पैसे भी नहीं दे रही है और ना ही शरीर की तृप्ति कर रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है और यह खुद दोनों मिलकर एक ऐसी प्लानिंग करते हैं जो कि बहुत ही भयानक होने वाली थी और जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी। वह दोनों प्लानिंग बना लेते हैं कि इस मैडम को रास्ते से हटा देते हैं और प्लानिंग के तहत अब ये दोनों बैठे हुए थे। शाम का समय होता है और शाम को यह नौकर जो था, यह पति बन चुका था, अब तो शराब की बोतल ले आया था पहले ही। और जैसे ही शाम को मैडम आती है, इसके दोस्त को देखकर, दोस्त का नाम था रवि और वह भी हट्टा खट्टा बहुत ही सुंदर था, गोरा चिट्टा था। और जो यह लड़का होता है जिसका नाम है विनय, जो पति था, पत्नी के सामने शराब की बोतल रख देता है। और उसके बाद मैडम कहती है कि आज तो पार्टी करेंगे सारे लोग इकट्ठे होकर के। सारे लोग बैठ जाते हैं, शराब पीते हैं, शराब के नशे में सारे लोग धुत हो जाते हैं। और अब जो वो मैडम होती है अपने पति को छोड़कर उसके दोस्त रवि के कॉलर को पकड़ती है और उससे कहती है खड़ा हो जा और चल खोपचे के अंदर। और उसके बाद उसको घसीटती हुई खोपचे में यानी कि बेडरूम में ले जाती है। अब वह कह रहा होता है मैडम आप क्या कर रही हो। उसके बाद अंदर ले जाकर कहती है कि रुको 1 मिनट, और बेड का ढक्कन हटाती है और 20,000 रुपये फिर से निकालती है और अब 20,000 रुपये रवि के हाथ पर रख देती है और कह देती है कि आज रात तुम मुझे संतुष्ट करोगे। और इधर अपने पति को कमरे में आने नहीं देती, अंदर से दरवाज़ा लगा लेती है। यह बात पति को बहुत बुरी लगती है। रवि अब और उसका पति पहले से प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन फिलहाल रवि मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। 20,000 उसके जेब में है, मैडम तैयार है और उसके बाद वहाँ पर उन दोनों के बीच में वही कांड हो जाता है। कांड होने के बाद पेशाब करने के बहाने वह कमरे से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद अपने दोस्त विनय यानी कि मैडम के पति से बात करता है कि भाई देख जो भी है मैंने कांड कर लिया है, अब इसके लिए बुरा मत मानना। विनय कहता है क्या बुरा मानूंगा मैं, इसका मुझे क्या पता कहाँ कहाँ घूमती है। और फिर वह अपनी प्लानिंग को अंजाम देते हैं दोस्तों। वह सीधे जाते हैं अंदर और जा करके उस मैडम की दोनों मिल करके हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके बेड में से जितने भी पैसे थे उन सारे पैसों को निकालते हैं और दोनों ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। सुबह होती है, सुबह तक लाश पड़ी हुई थी और एक पड़ोसन उनके घर पर आया करती थी हालचाल पूछने के लिए। आवाज़ लगाती है सरोज सरोज, लेकिन सरोज जिंदा हो तो बोले। सरोज तो ऊपर पहुंच चुकी थी। वह दरवाज़ा खोलती है, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही जैसा दृश्य उसने देखा, उस दृश्य को देख करके उसके हाथ पांव डगमगाने लगते हैं, क्योंकि सरोज लहू से लाल रंग से लथपथ हुई बेड पर पड़ी हुई थी और कपड़ा शरीर पर एक भी नहीं था। यह देख करके शोर मचाती है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है। पुलिस सबसे पहले यह पूछती है कि किसने देखा था इसको। सबसे पहले वह महिला कहती है मैंने देखा था। पुलिस पूछती है क्या हुआ होगा। महिला कहती है कि शाम को यहाँ पर इसका नौकर और उसका दोस्त, नौकर जो कि इसका पति बन चुका था और उस पति का दोस्त यहाँ पर थे रवि। उसके बाद पुलिस समझ जाती है कि मामला उन्होंने ही कुछ ना कुछ किया है। और फिर दोस्तों इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद उन दोनों का पता लगाया जाता है और बहुत ही जल्दी लोकेशन वगैरह के ज़रिए उन दोनों को दूसरे शहर से अरेस्ट कर लिया जाता है पैसों के बैग के समेत। उन दोनों को अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर केस चलाया जाता है और 5 महीने के अंदर अंदर इनको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस घटना का अंजाम होता है। अब इस घटना में भी एक हवस का एंगल सामने आ रहा था। ये जो औरत थी सरोज 2 पतियों से नहीं रोकी, फिर तीसरी शादी करना चाहती थी, कर भी ली, उससे भी संतुष्ट नहीं हुई, फिर चौथा
जो तीसरे पति का दोस्त था उसको भी बेडरूम में खोपचे में ले गई, और फिर पता नहीं उसके भी भाई साहब जब ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। सीधी सी बात है, जीवन को सात्विकता और शुद्धता से जियोगे तो जीवन जीने में मज़ा आएगा। और जब इन नारकीय परिस्थितियों में जीवन को जिएंगे, कभी किसी के साथ मुंह काला, कभी किसी के साथ मुंह काला, और फिर बीमारियां लग जाती हैं, किसी को एड्स हो जाता है, कहीं पर अगर उस प्रेमी के साथ जाएंगे तो पहला प्रेमी नाराज़, पहले के साथ जाएंगे तो दूसरा प्रेमी नाराज़, दूसरे के साथ जाएंगे तीसरा प्रेमी नाराज़, और फिर कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आती है किसी न किसी प्रेमी का माथा सटकता है और फिर काम तमाम कर देता है। ऐसा ही होता है हवस के चक्करों में। इसीलिए बार बार कहता हूँ भैया, हवस के चक्कर में ना पड़ें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसको ऊपर वाले की भक्ति में, स्मृति में लगाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं, पर हवस के चक्कर में ना पड़ें। बहुत बुरा मामला है, बहुत बुरी चीज़ है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई का। उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी भाई हैं जो लगातार वीडियोस को देखते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, लगातार वीडियो को हमारे देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ दोस्तों जयकार पांडे होगा शायद, कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल, प्यार के चक्कर में मर्डर हो गया, जी बिल्कुल। समाधान पाटिल भाई साहब, बहुत अच्छी कहानी। पंकज कुमार, आपकी स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, थैंक यू भैया। बाबूलाल कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। रतन लाल विंद कमेंट करते हैं। राजकिशोर पटेल कमेंट करते हैं। उपेंद्र ठाकुर कमेंट करते हैं। ताजी लेमन हमारी बहन है और ऑस्ट्रेलिया से हैं, कहती हैं कि वेरी नाइस स्टोरी, हैप्पी एंडिंग, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बाबर खान कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ पंकज कुमार दोबारा से हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और उसके बाद मोनू जैन हैं, और मुनमुन श्रीवास्तव हैं, जवाहर मेहता हैं, और ये भी कहानी दिल को छूने वाली है भाई जी। और उसके बाद सुरेश राउत हमारे भाई कमेंट करते हैं। फिजी से हैं हमारे भाई सूरज डियो, जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भाई रह गए हैं उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और इन वीडियोज़ को पूरा देखा करें दोस्तों, यहाँ से बहुत कुछ जीवन के अंदर सीखने को मिलता है। जीवन के अंदर हमें छोटी छोटी गलतियाँ कतई नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन 1 मिनट में मिट जाया करता है। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।